हाँ, तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे यहाँ पर, विवाद या संघर्ष प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में आपके सिलेबस में दिया है विवाद प्रबंधन, इसको संघर्ष प्रबंधन भी कहा जा सकता है, और इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में दिया गया है। और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है। प्रस्तावना है, अर्थ है, लक्षण विशेषताएं हैं, उद्देश्य, महत्व, लाभ, शैलियां, तकनीक या रणनीतियां, चुनौतियां, निष्कर्ष, इतनी चीजें हमें इसमें करना है। लेकिन आपके सिलेबस में तकनीक और महत्व ही दिया हुआ है ना। सिलेबस में दो ही चीजें दी गई हैं विवाद प्रबंधन के अंतर्गत, एक तो महत्व दिया हुआ है और एक तकनीक दी गई। ये दोनों ही तनाव प्रबंधन में भी हैं और विवाद प्रबंधन में भी, दोनों में दो दो चीजें दी गई हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी यहां पर कराई हैं। और सभी टॉपिक में लगभग आप जितने भी टॉपिक देखेंगे, चाहे वो सोशियोलॉजी के टॉपिक हो, चाहे वो उद्यमिता प्रबंधन के टॉपिक हो, मैंने एक्स्ट्रा ही कराया है, मतलब कम तो हुआ ही नहीं, ज्यादा ही हुआ, क्योंकि कुछ उसके अलावा भी पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को फोकस उसी पर करना है जो सिलेबस में दिया गया है, ये ध्यान रखने की बात है ना। कराना एक अलग मैटर, जैसे अब इसमें डायरेक्ट आपको महत्व बताता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि महत्व से पहले आपको लक्षण बताना जरूरी है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है, किसी चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो दो चीजों से हमें क्लियर होता है, तीन चीजों से क्लियर होता है। एक तो उसके अर्थ से क्लियर होता है, उसका एग्जाम्पल अगर उसमें दे सकते हैं, तीसरा उसके लक्षण से, है ना। तीन चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, तीन चीजों से ही आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जैसे उसने पूछ लिया विवाद प्रबंधन की अवधारणा समझाइए 7 मार्क्स में, तो विवाद प्रबंधन की अवधारणा में आप क्या लिखेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, अर्थ बता देंगे, कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, और उसके लक्षण आपको बताना पड़ेंगे। यही क्वेश्चन अगर विवाद प्रबंधन की अवधारणा का 2 नंबर में पूछा जाता है, तो फिर आप अर्थ और एग्जाम्पल लिख देंगे तो उसका वहां पर हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें लक्षण तो लिख नहीं सकते हैं 2 नंबर के आंसर में, है ना। तो अवधारणा में हमें जो है अर्थ भी लिखना होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने होते हैं, और उसका लक्ष्य, उसके लक्षण बताने होते हैं, तब अवधारणा हमें क्लियर होती है। तो विवाद प्रबंधन की अगर अवधारणा आपको समझना है तो आपको लक्षण भी पढ़ने पड़ेंगे, हालांकि सिलेबस में लक्षण दिए नहीं है, तो वो मुझे ऐसे बताना पड़ता है ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है उसको लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने तनाव प्रबंधन बताया था, वैसे ही लगभग विवाद प्रबंधन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मैंने बताया था कि तनाव जो है हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, हर व्यक्ति के जीवन में तनाव होता है, वैसे ही संघर्ष भी हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। मतलब स्टार्टिंग दोनों की सेम हम कर सकते हैं, तनाव प्रबंधन की इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग और विवाद प्रबंधन की स्टार्टिंग हम सेम कर सकते हैं, कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष या तनाव होता है, यानी तनाव या संघर्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, अपरिहार्य तत्व है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे स्थान, ऐसे संगठन जहां पर अलग अलग विचारों, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, वहां पर संघर्ष होना लाजमी है, संघर्ष होता है, स्वाभाविक है। लेकिन इस संघर्ष को मैनेज करना जरूरी होता है, इस संघर्ष को प्रबंधित करना, इस संघर्ष को नियंत्रित करके जो है संगठन में रचनात्मकता लाना, सृजनात्मकता लाना जो है ये बहुत आवश्यक होता है, और इसीलिए संघर्ष प्रबंधन या विवाद प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, ऐसे आपको बताना है। यानी संघर्ष होना लाजमी है, लेकिन उस संघर्ष को हम इस तरीके से मैनेज करें जिससे संगठन में सृजनात्मकता बनी रहे, इसके लिए विवाद प्रबंधन जरूरी होता है, विवाद प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। मैंने आप लोगों को एक बार कहीं पर बताया था, हाँ, समन्वय के वहां पर बताया था, इसी पार्ट में समन्वय का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वहां पर मैंने मेरी पार्कर फॉलेट के बारे में बताया। मेरी पार्कर फॉलेट जो है संघर्ष को जरूरी मानती है, संगठन में संघर्ष जरूरी है,
लेकिन संघर्ष कैसा होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए। क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश में कहते हैं। क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी है उनकी, मेरी पार्कर फॉलेट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एकमात्र महिला विचारक मानी जाती हैं, यूएसए की रहने वाली थी। उन्होंने जो है रचनात्मक संघर्ष को जरूरी बताया है। रचनात्मक संघर्ष अगर है संगठन में, तो उससे जो है संगठन में परिष्कार होता रहता है, संगठन में सुधार होता रहता है। इसलिए उन्होंने बताया है कि ये जरूरी है। एक मैंने स्टेटमेंट भी उनका बताया था कि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सितार में तारों के घर्षण से सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, ये उनका स्टेटमेंट है। जिस तरीके से सितार होता है ना, जब सितार हम बजाते हैं तो तारों में हम घर्षण करते हैं, तब सितार बजता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सितार में तारों के घर्षण से सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार संगठन में रचनात्मक संघर्ष के द्वारा परिष्कार का जन्म होता है, यह संगठन में परिष्कार होता है, संगठन में सुधार होता जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि सुधार हो, परिष्कार के लिए संघर्ष होना जरूरी है। लेकिन संघर्ष कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि मारपीट कर रहे हैं, लात जूती की हो रही है ना। विचारों का संघर्ष है ना, मतलब मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही है, इसे कहते हैं कि जब चार बर्तन होते हैं तो वो भी आवाज करते हैं, वैसे व्यक्ति भी होता है ना। लेकिन मतभेद जो होना चाहिए वो दृष्टिकोण को लेकर के होना चाहिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है संघर्ष को लेकर के बहुत सारे विचार अलग अलग दिए गए हैं। मैंने एक सिद्धांत बताया था, तनाव का सिद्धांत, हर्नल क्लीवलैंड ने दिया है। हर्नल क्लीवलैंड का एक सिद्धांत है तनाव का सिद्धांत। उन्होंने भी जो है इसको तनाव को जरूरी माना है, किसी संगठन में तनाव होना जरूरी होता है, जिससे सुधार होता है समय समय पर। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखना है, जो मैंने अभी बताया है वो इंट्रोडक्शन का मैटर है। क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, तो स्टार्ट आप इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो वही बताना है कि जो संघर्ष है या विवाद है, हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है या एक अपरिहार्य तत्व होता है। ऐसा स्थान, ऐसा संगठन जहां पर अलग अलग विचारों के, अलग अलग दृष्टिकोण के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, वहां पर जो है विवाद होना, संघर्ष होना जरूरी है। लेकिन संघर्ष को प्रबंधित करके, उसको नियंत्रित करके संगठन में रचनात्मकता, सृजनात्मकता लाने के लिए एक प्रभावी विवाद प्रबंधन की जरूरत पड़ती है या उसका उदय हुआ है, ऐसा करके आपको बताना। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ, दो तरीके से मीनिंग लिखा है। एक जनरल मीनिंग है, एक थोड़ा सा स्पेसिफिक है। तो संघर्ष प्रबंधन ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कारणों से जो विवाद हुए हैं, जो संघर्ष हो रहे हैं संगठन में, उनको जो है उचित तरीके से समाधान करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं विवाद प्रबंधन, है ना। विवाद प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से जो विवाद हो रहे हैं, उन विवादों को, उन जो संघर्षपूर्ण जो स्थिति है उसका उचित तरीके से जो समाधान किया जाता है उसको हम कहते हैं विवाद प्रबंधन या संघर्ष प्रबंधन। फिर इसको मैंने दूसरे तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। संघर्ष प्रबंधन विभिन्न संदर्भों, अलग अलग संदर्भ यानी अलग अलग जो स्थितियां हैं, संगठन के स्तर पर भी विवाद होते हैं, परिवार के स्तर पर भी विवाद होते हैं, व्यवसाय के स्तर पर भी विवाद होते हैं। तो अलग अलग स्थितियों में जो विवाद होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो संघर्ष हैं उनकी पहले पहचान की जाती है, फिर उनके कारणों का पता लगाया जाता है। विवाद क्या है, विवाद क्यों है ना। पहले विवाद क्या है यही समझना पड़ेगा, फिर विवाद हुआ क्यों है, फिर उस विवाद को कैसे दूर किया जाएगा, उसके लिए क्या रणनीति होगी, उसका एनालिसिस करना, और फिर जो है उसका मूल्यांकन करना और इस तरीके से विवाद का समाधान करना। तो ये प्रक्रिया जो है इसको हम कहते हैं संघर्ष प्रबंधन या विवाद प्रबंधन। यानी संघर्ष जो हुआ है या विवाद जो हो रहा है उसकी पहचान की जाती है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है, उसके कारणों का पता लगा करके उसको कैसे दूर किया जाएगा उसकी रणनीति तय की जाती है, और उस रणनीति के मूल्यांकन के आधार पर जो है उस विवाद का समाधान
करने का प्रयास किया जाता है। तो इस व्यवस्था को, इस प्रबंध को संघर्ष प्रबंधन या विवाद प्रबंधन कहा जाता है। इसी को मैंने जो है डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है इस तरीके से। संघर्ष या विवाद प्रबंधन है तो जो भी संघर्ष विवाद है पहले उनके कारणों की पहचान की जाती है कि क्या कारण है जिसके कारण से विवाद हुआ है। फिर उनका एनालिसिस किया जाता है, कारण का जो विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम जो है ये देखते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाएगा और ये कारण क्यों उत्पन्न हुआ है, इसके दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं, सही तरीका क्या है। और एनालिसिस के लिए के अंतर्गत हम जो है स्वॉट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम स्वॉट एनालिसिस का यूज करते हैं। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी हमारी ताकत, है ना, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, यानी हमारी कमजोरी, है ना, कुछ हमारी कमजोरियां होती हैं, कुछ ताकत होती हैं। फिर होता है अपॉर्चुनिटीज, इस समस्या के समाधान की कितनी अपॉर्चुनिटी है, या जो भी हम रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति से हम जो है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उसको बोलते हैं उससे अपॉर्चुनिटीज। और थ्रेट्स यानी चुनौती, चैलेंजेस, टी से होता है थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस का यूज जो है आप हर समस्या के समाधान में कर सकते हैं, ठीक है। एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, किसी चीज की स्ट्रेंथ, मतलब दो चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेसेस भी होती हैं। तो एस मतलब स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू यानी वीकनेसेस हैं, ओ यानी अपॉर्चुनिटीज हैं, टी यानी थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है चैलेंजेस, चुनौतियां, ना, किसी भी समस्या के समाधान में क्या क्या चुनौतियां होंगी उनके बारे में विचार करना, तो ये है थ्रेट्स, है ना। तो इसका आप जो है उल्लेख कर सकते हैं किसी भी चीज में एनालिसिस करने की जहां तक बात होती है तो वहां पर आप स्वॉट एनालिसिस बता सकते हैं। एनालिसिस के अंतर्गत फिर इसके बाद आता है संघर्षों को हल करने के लिए रणनीतियां बनाना तथा उनको लागू करना। जो भी संघर्ष है उनके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है हल करने के लिए और उनको लागू किया जाता है। फिर जो भी रणनीतियां लागू की गई हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो भी रणनीतियां हमने लागू की हैं वो सही दिशा में चल रही हैं, है ना, सही काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही हैं, उससे जो है जो विवाद बना हुआ है उसका समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मूल्यांकन के आधार पर देखा जाता है। अगर ऐसा लगता है कि ये रणनीतियां सही नहीं है, कारगर नहीं हो रही हैं, तो फिर उसमें चेंज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है विवाद प्रबंधन के अंतर्गत हम देखते हैं। तो इनसे क्या होता है, विवाद हल हो जाते हैं और पारस्परिक मधुर संबंधों का विकास हो जाता है। तो ये इस तरीके से मैंने जो अर्थ वहां पर बताया है उसी अर्थ को यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और पहले की तरह ये भी मैंने ही खुद चीजें बनाई हैं, आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलेगी या नोट्स में नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद इसके लक्षण लिखें। इसमें भी ज्यादातर चीजें मैंने खुद ही लिखी क्योंकि इसमें भी मैटर की दिक्कत है। अभी कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें मैटर ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें मैं तो एक मान के चलो कि 90% चीजें मैंने खुद इंट्रोडक्शन से लेकर के सारे पॉइंट, डायग्राम, सब कुछ मैंने सोच के लिखा। 10% चीजें इधर उधर से नेट से थोड़ा देख देख करके की है, बाकी तो किताब में तो कहीं ऐसा है ही नहीं। तो ये समस्या लगातार ही इसमें चल रही है कि मैटर उस तरीके का मिल नहीं रहा है। दोनों सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मतलब सोशियोलॉजी में भी प्रॉब्लम है और उद्यमता प्रबंधन में भी प्रॉब्लम है मैटर की। मतलब इतनी सारी बुक पढ़ने के बाद भी मैटर इधर उधर से देखना पड़ता है अभी, है ना, और ये समस्या आगे भी रहेगी। लक्षण विशेषताएं, पहला पॉइंट लगभग सभी में है कि जितने भी प्रबंध हैं, जितने भी हम प्रबंध पढ़ रहे हैं, तनाव प्रबंधन, विवाद प्रबंधन, अभी आपदा प्रबंधन पढ़ना है, अभी बहुलता प्रबंधन कल ही हम पढ़ेंगे, अनेकता प्रबंधन है, बहुलता प्रबंधन आगे टॉपिक आने वाला है। इसके पहले हमने प्रक्रिया प्रबंधन पढ़ा है, क्रय प्रबंधन पढ़ा है, बहुत सारे समय प्रबंधन पढ़ा है ना।
वित्तीय प्रबंधन पढ़ा है। तो ये सारे जो प्रबंधन हैं ये प्रबंध के ही अंतर्गत आते हैं, यानी उनकी शाखाएं हैं। तो सभी में एक पॉइंट ये कॉमन आता है कि समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, विवाद प्रबंधन, अनेकता प्रबंधन, ये सारे जो प्रबंध हैं ये प्रबंध की शाखाएं हैं। उनका उल्लेख आपको करना है, क्योंकि इनके जरिए उस व्यवस्था को मैनेज किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसको हल किया जाता है। इसलिए इनको हम प्रबंध की एक शाखा मानते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन बात आपको यहाँ पर एक पॉइंट में लिखना है। इसके अलावा जो पारस्परिक विवाद है उनको स्थायी रूप से हल करने पर आधारित है ये व्यवस्था, ये मैनेजमेंट। जो भी विवाद होते हैं संगठन के स्तर पर हो या परिवार के स्तर पर हो या व्यवसाय के स्तर पर हो, इन सभी विवादों को समाधान करके और उनका स्थायी हल निकालने पर बल दिया जाता है इस प्रबंधन के अंतर्गत। पारस्परिक संबंधों में मधुरता लाने पर बल दिया जाता है। जो भी संबंध खराब है उनको उनमें सुधार करके उनमें मधुरता लाने के संबंध में काम इसके द्वारा किया जाता है। जीवन में नकारात्मक जो पहलू हैं उनको कम करके सकारात्मक पहलुओं को विकसित करने पर बल दिया जाता है। ये हमने तनाव प्रबंधन पढ़ा। तनाव प्रबंधन और विवाद प्रबंधन में बहुत सारी चीजें कॉमन रहेंगी, क्योंकि रिलेटेड चीजें हैं दोनों, और दोनों एक साथ ही दिए हैं सिलेबस में। सकारात्मक परिणामों में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर संगठन में उत्पन्न जो गतिरोध है ना, विवाद, संघर्ष, तनाव, इन तीनों की वजह से जो है संगठन में गतिरोध बना रहता है, यानी संगठन सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं, दोनों के बीच लोगों के पास सहयोग नहीं रहता है ना, लोगों के बीच सहयोग नहीं रहता है, तो जो है संगठन में गतिरोध बना रहता है। तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए विवाद को समाप्त करना पहले जरूरी है। तो विवाद जो प्रबंधन है गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या करता है, विवाद को समाप्त करता है, जिससे गतिरोध समाप्त हो जाता है। विवादों को सुलझाने के लिए पारस्परिक समझौते पर इसमें बल दिया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो बल है पारस्परिक समझौते पर दिया जाता है, क्योंकि ये अच्छा तरीका है। आपस में मिल करके अगर समझौता कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, फिर ज्यादा कुछ उठापटक करने की जरूरत ही नहीं है ना। खुद ही आप झगड़ रहे हैं, खुद ही जो है कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं जाना है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा बल दिया जाता है पारस्पर समझौते पर। इसके बाद संगठन को दक्ष तथा कार्यकुशल बनाने पर बल दिया जाता है। संगठन को दक्ष तथा कार्यकुशल बनाने पर बल दिया जाता है, यानी विवादों को समाधान करके संगठन दक्ष तथा कार्यकुशल हो जाता है, संगठन में दक्षता उत्पन्न हो जाती है। इसके आगे है संगठन में सृजनात्मकता लाने पर बल। सृजनात्मकता है, नवाचार है, ये जो है विवादों को हल करके लाया जा सकता है। इसके बाद संगठन में उचित संचार माध्यमों के प्रयोग से विवादों को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। संचार माध्यम अगर प्रॉपर है तो जो है विवाद को हल करने में ज्यादा आसानी रहती है। ये जो है तकनीक के अंतर्गत हम आगे पढ़ते हैं, है ना। विवादों को हल करने की एक तकनीक है उचित संचार व्यवस्था, उसमें भी हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता, देखो विवाद की एक सबसे बड़ी जो वजह होती है वो है कम्युनिकेशन गैप। मतलब आपकी किसी से अगर बात नहीं हो रही है तो उससे विवाद बढ़ता जाएगा, है ना, विवाद कम नहीं होगा। तो विवाद को कम करने का सही तरीका है कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर हो जाए तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। नहीं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि अरे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना। किसी और तीसरे व्यक्ति ने कुछ बोल दिया कि देखो ऐसा कर रहा था, वो कुछ और बोल रहा था, उसने कुछ और कह दिया, उसका इंटेंशन दूसरा था, लेकिन जो बीच में है व्यक्ति उसने और आग लगा दी। तो इस तरीके से चीजें होती रहती है। तो कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह होती है विवाद की। तो कम्युनिकेशन गैप अगर कम हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा तो उससे जो है विवाद को सुलझाने में ज्यादा आसानी हो जाती है। संघर्षों को समझदारी, निष्पक्षता और कुशलता से पहचानने पर बल दिया जाता है। यानी तीन चीजें इसमें बताई गई हैं। जो विवाद हैं उनको समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, निष्पक्षता यानी जो इम्पार्शियलिटी है, और कुशलता, स्किलनेस, इन तीनों के आधार पर जो है संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए, निष्पक्षता यानी अपने बारे में निष्पक्ष रूप से सोचने लगे, भाई
अब निष्पक्ष रूप सोचने का मतलब यह है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। लोग क्या करते हैं, अपनी गलती मानते ही नहीं, उनको लगता है कि भाई मैं तो गलत हूं ही नहीं। जब आप गलत अपने आप को नहीं मानेंगे तो आप जो है समझौता ही नहीं कर पाएंगे सामने वाले से। आपको लगता है कि भाई सामने वाले की गलती, मेरी तो गलती है नहीं, मैं समझौता क्यों करूं। तो निष्पक्षता मतलब स्वयं के प्रति निष्पक्षता, और कुशलता यानी कार्य कुशलता जो है, जो अच्छे ढंग से काम करना, सामने वाले से मिलकर काम करना, सामने वाले से सहयोग करके काम करना। तो इसको पहचान करके संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है, ये इसमें बताया है। इसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है। जो विवाद है उसमें समझदारी होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, और कुशलता पूर्वक हम अगर मिलकर काम करें तो विवाद को पहचानने में जो है हमें आसानी होती है, और हम जब विवाद को पहचान लेंगे तो उसका समाधान करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसी को मैंने थोड़ा सा ग्राफिक तरीके से डायग्राम में बताने का प्रयास किया। विवाद में समझदारी, निष्पक्षता, कुशलता का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको समाप्त करने में, कम करने में, है ना। तो ये इस तरीके से लक्षण के पॉइंट मैंने यहां पर बताए हैं। और इसके बाद फिर उद्देश्य, महत्व, लाभ, लगभग सेम पॉइंट आते हैं, तो मैंने एक साथ यहां पर लिखा हुआ है। और उद्देश्य का मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होता है कि संगठन में जो विवाद, संघर्ष चल रहे हैं उनको जो है समाप्त करना, ये सबसे मेन उद्देश्य। संगठन है, समाज है, पारिवारिक स्तर है, उसमें जो भी विवाद, संघर्ष चल रहे हैं उनको समाप्त करना, खत्म करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। ये है ना, कभी आपको एक उद्देश्य पूछा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं। और इसमें फिर ये भी आप ऐड कर, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर उद्देश्य पूछा जाता है तो उसमें 2 स्टार्टिंग के पॉइंट ऐड करके हम लिख देते हैं, तो थोड़ा सा वजन लगता है, और उससे हमें 2 नंबर या 3 नंबर, अभी तो 2 नंबर का हो गया, पहले 3 नंबर का था, तो उससे हमें 2 नंबर मिलने में इजी हो जाता है। जैसे आपको ये पूछ लिया गया कि संघर्ष या विवाद प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो आप ये बताएंगे कि संगठन, समाज तथा पारिवारिक स्तर पर उत्पन्न विवादों को समाप्त करके लोगों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न करना। ये हो गया पूरा एक कंप्लीट मुख्य उद्देश्य। तो दोनों को हमने मिला दिया। अभी हम अलग अलग लिख रहे हैं क्योंकि अब वो एक ही चूंकि लिखना है तो थोड़ा सा वजन लगना चाहिए। जब वजन लगेगा उसको तो नंबर वो पूरे देने का प्रयास करेगा। तो आगे बात समझ में, अगर इसी में आपको मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है तो ये दोनों पॉइंट आपको मिला देना है। कैसे मिलाएंगे? संगठन, समाज तथा पारिवारिक स्तर पर उत्पन्न विवादों को समाप्त करके संबंधित व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न करना। तो ये इस तरीके से एक कंप्लीट पॉइंट हो जाता है मुख्य उद्देश्य के संबंध में। और अगर विवाद प्रबंधन के उद्देश्य मैंने ये बताया का मुख्य उद्देश्य, विवाद प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो आपको इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला करके लिख देना है। अगर आपको पूछा जाता है कि विवाद प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए या के महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए, ऐसा भी आ जाता है। का मुख्य उद्देश्य, के महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो के मतलब ज्यादा, का मतलब एक, है ना। तो के में आपको ये 3 पॉइंट ऊपर के लिख देना है, ठीक है। या इसी को 1 पॉइंट बना के लिख रहे हैं तो फिर 2 पॉइंट और आ जाएंगे, यानी 4 पॉइंट के 3 पॉइंट हम बना देंगे। स्पेस के हिसाब से, स्पेस कितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है। आपके जो अक्षर हैं बड़े हैं छोटे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आपके अक्षर बड़े हैं तो आप फिर कम मैटर लिख पाएंगे, अक्षर आपके छोटे हैं तो फिर आप ज्यादा लिख पाएंगे। लेकिन बहुत छोटे भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होना चाहिए, मीडियम अक्षर होना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑन स्क्रीन चेकिंग होती है तो ऑन स्क्रीन चेकिंग में जो है वर्ड बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ये समस्या ज्यादातर आजकल आ रही है कि राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उनको चेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं। आ रही बात समझ में? अगर आपकी राइटिंग घिचपिच है, साफ सुथरा नहीं है, तो उनको वहां पर चेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 2019 से ऑन स्क्रीन चेकिंग हो रही है। तो ये आप ध्यान रख लो। ये चीजें वहां जो चेक किए हुए लोग हैं उनके द्वारा बताइए कि लगातार ही संपर्क रहता है। मेरा लगातार ही संपर्क उनसे रहता है। मैंने बताया था कि हेड वैल्यूअर जो हैं उनसे बात होती है
तो उनका ये कहना है कि क्लियर वर्ड अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चेकिंग के हिसाब से, और उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वर्ड आपने सही नहीं बनाए हैं, घिचपिच बहुत ज़्यादा किया है, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा ये। तो इसलिए जो है वर्ड बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा अक्षर बड़े भी नहीं होना चाहिए और छोटे भी नहीं होना चाहिए, मीडियम अक्षर आपको बनाना है। उस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लाइट रहेगा तो दिक्कत आएगी, सही है, वो भी है। थोड़ा सा डार्क हो, लेकिन डार्क, हाँ उसमें और लाइट हो जाएगी। डार्क बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि डार्क ज्यादा रहेगा तो फिर उधर उस पेज में उसका असर दिखेगा, है ना। तो वो भी ध्यान रखना है ना। उस जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं उस पेज में जो है वर्ड आ जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है कभी कभी। तो आप वहां लिखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा वर्ड, है ना। तो इतना डार्क हो कि उधर नहीं आए, उस पेज में नहीं आए, उछले नहीं, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत लाइट भी नहीं रखना है। तो उसका तरीका ये होता है कि जब हमारी एग्जाम होने वाली होती है तो हम कुछ पेन खरीद करके उनको थोड़ा थोड़ा लिख लिख करके रख लेते हैं। हम लोग जब एग्जाम देते थे मेंस की, तो हम 20-20 पेन लाते थे, एक साथ खरीद के 20 पेन ले आए और उनको थोड़ा थोड़ा लिख करके रख लिया। तो लिख लिख के रखने से क्या होता है, फ्री हो जाता है और फिर वहां पर चलने में आसानी हो जाती है, सही ढंग से वहां चलता है, राइटिंग अच्छी बनती है। पता चल नया पेन आप लेके जा रहे हैं, वहां वो चल ही नहीं रहा सही ढंग से, राइटिंग नहीं बन रही है या स्पीड नहीं बन रही है, लाइट चल रहा है वहां पर, थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें पहले से हमें प्रिपेयर करनी होती है। संगठन में विद्यमान कार्यों के गतिरोध को दूर करना, है ना। विवादों के कारण क्या होता है, संगठन में गतिरोध बना रहता है, काम समय पर नहीं होते हैं, सही तरीके से नहीं होते हैं विवाद के कारण। तो जो विवाद बना हुआ है उसको दूर करके गतिरोध को समाप्त करने पर इसमें बल दिया जाता है। स्वस्थ वातावरण निर्मित करना है, जिसका पर्पज संगठन में जो हेल्दी एटमॉस्फेयर है उसको निर्मित करने की बात कही जाती है। इसके बाद आता है लोगों के बीच जो मानवीय संबंध है, अच्छे संबंध है, मानवीय संबंध यानी अच्छे संबंधों का विकास करना, जिससे जो है लोग मिल करके काम करें, सहयोग से काम करें, जिससे संगठन में काम अच्छे हों। व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक स्तर पर सृजनात्मकता और नवाचार उत्पन्न करना, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सृजनात्मकता या रचनात्मकता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, और नवाचार यानी इनोवेशन उत्पन्न करने की बात यहाँ पर कही गई है। व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक स्तर पर दक्षता तथा कार्यकुशलता उत्पन्न करना, ये इसका पर्पज है ना। बहुत कॉमन चीजें हैं, हमने तनाव प्रबंधन में भी कुछ इस तरह की चीजें लिखी थी। इसके बाद टीम भावना जागृत करना, लोगों में जो है संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें टीम भावना जागृत करना, एक टीम भावना के साथ काम करें, ये भी है इसका पर्पज माना जाता है। ठीक, इसके आगे है, हाँ इसके बाद आ जाती हैं शैलियां। इसके लक्षण हो गए, उद्देश्य हो गए, इसके बाद आगे है शैलियां, स्टाइल। शैलियां यानी स्टाइल, यानी संघर्ष विराम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसकी क्या स्टाइल होगी, क्या शैली होगी, उसके बारे में जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो उसमें दो विचारक हुए हैं, थॉमस तथा किलमैन। ये दो विचारक हैं, इन दोनों ने मिल करके 1974 में एक शैली डेवलप की है जिसको संघर्ष प्रबंधन शैली कहा जाता है। और इसके अंतर्गत उन्होंने 5 शैलियां बताई ना, संघर्ष प्रबंधन की 5 शैलियां जो है इन्होंने बताई हैं। 2 विद्वान हैं, ये दोनों ने मिल करके जो है ये मॉडल दिया हुआ है, थॉमस किलमैन मॉडल। पांच जो शैलियां हैं उनमें सहयोग शैली पहली है। सहयोग जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो भी विवाद है, जिन लोगों के साथ विवाद है उनके बीच सहयोगात्मक रवैया डेवलप किया जाता है, उनको जो है सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने पर आ जाता है। तो ये है सहयोग शैली। लेकिन ये शैली तब उपयोगी है जब समय ज्यादा हो, मतलब विवाद को समाप्त करने के लिए अगर समय ज्यादा है, पर्याप्त समय है, तो इस शैली का यूज कर सकते हैं। अगर समय नहीं है
जल्दी हमें विवाद को खत्म करना है, तो ये शैली कारगर नहीं होगी, क्योंकि सहयोग उत्पन्न करने के लिए समय चाहिए, है ना। लोगों के जो विचार हैं, लोगों के मन में जो कुंठा है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। ऐसे कुंठा थोड़ी जाती है, उनके बीच उनके मन में जो क्रोध है, अवसाद है, कुंठा है, तनाव है, व्यग्रता है, लोगों के बीच ईर्ष्या है, तो उसको समाप्त धीरे धीरे किया जा सकता है, धीरे धीरे सहयोग की भावना उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए समय चाहिए। तो ये शैली तभी उपयोगी है जब हमारे पास पर्याप्त समय हो, इसमें समय लगता है विवाद को समाप्त करने में। प्रतिस्पर्धात्मक शैली, ये एक्चुअली मात्रा गलत लग गई है, प्रतिस्पर्धात्मक मात्रा नहीं लगती है ना, प्रतिस्पर्धात्मक ऐसा है। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है, ये एक्चुअली सहयोग की अपोजिट शैली है। सहयोग में क्या है, आपस में मिलकर किसी विवाद को सुलझाते हैं, और यहां पर जो है किसी व्यक्ति को उस पर प्रेशर डाल करके और उसकी जो इच्छाएं हैं उनका दमन करके जो है उसको सुलझाया जाता है। मतलब ये जल्दीबाजी वाली है, फटाफट, है ना। मतलब एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे दिया, एक व्यक्ति को कम महत्व दिया, उसको समझा दिया कि भाई ठीक है आप समझौता कर लो, है ना। मतलब उसको जो है उसकी जो इच्छाएं हैं उनका थोड़ा सा दमन करना उसको पड़ता है। जो उच्च पदाधिकारी, ये एक्चुअली कहां पर यूज होती है, ये उच्च पदाधिकारी और अधीनस्थ के बीच की बात। उच्च पदाधिकारी और अधीनस्थ के बीच जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए इस शैली का यूज किया जाता है। तो उच्च पदाधिकारी थोड़ा सा बड़ा है तो उसको ज्यादा महत्व दे दिया गया, निम्न जो पदाधिकारी निचले स्तर का पदाधिकारी है वो जो है निचले स्तर पर काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि भाई आपको समझौता करना पड़ेगा। आप जो है जो भी मान लीजिए उसकी गलती नहीं होती है कभी कभी, तो भी उसको मानना पड़ता है। उच्च पदाधिकारी गलती है लेकिन फिर भी जो है वो गलती होते हुए भी उसको बोला जाता है कि निचले स्तर के कर्मचारी को बोला जाता है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको पद पे रहना है, अगर आपको नौकरी करना है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो शैली होती है उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक। इसमें सहयोग की बात नहीं होती है ना। इसमें एक व्यक्ति को जो है समझौता करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है। तो ये है प्रतिस्पर्धात्मक शैली। लेकिन इसका प्रयोग तभी होगा जब हमारे पास समय कम होगा, जल्दबाजी है, मतलब जल्दी किसी मामले को रफा दफा करना है, तो इसका यूज किया जाता है। बचाव शैली जो होती है इसमें क्या होता है कि उसको टालने की बात कही जाती है, अवॉइड करना। किसी चीज को हम अवॉइड कर देते हैं कि भाई हमें जो है विवाद नहीं चाहिए, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, है ना। उसमें बीच में नहीं पड़ना। कोई भी मामला आया हमने टाल दिया कि हमें जो है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, अवॉइड करना है, तो इसको कहते हैं बचाव शैली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये आगे चल करके बड़ा रूप ले लेती है। अभी तो हमने उसको टाल दिया, अभी उस पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाद में जो धीरे धीरे जो है वो बड़ा रूप उसने ले लिया और इससे जो है समस्या बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, विवाद बढ़ जाते हैं। तो ये भी कभी कभी इसमें होता है। अनुकूलन शैली, अनुकूलन का मतलब होता है कि जो भी विवाद है उसके प्रति जो है अनुकूलन पैदा हो जाता है। यानी हम जो है एक मन में ये बना लेते हैं कि भाई ये विवाद जो है हमारे जीवन में होना है, इस तरह के विवाद तो आते रहेंगे, तो उसको हम कह देते हैं अनुकूलन। यानी उस विवाद के प्रति अपने आप को ढाल लेना, एक माइंड सेट कर लेना कि इस तरह के विवाद हमारे जीवन में रहेंगे। ऐसी स्थिति में फिर हमें ज्यादा उस पर टेंशन नहीं होता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि जो भी नौकरी करेगा उसका ट्रांसफर तो होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति अगर पहले से उसने बना ली है, वही स्थिति विवाद की है कि भाई हमें संगठन में काम करना है तो लोगों के साथ थोड़ा बहुत विवाद तो चलेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति, ऐसा मन बनाना या ऐसा माइंड सेट करना, उसको कहते हैं अनुकूलन, है ना। आपको संगठन में काम करना है तो लोगों के साथ विवाद तो होगा। इस तरह का माइंडसेट जो होता है, इस तरह की जो धारणा हम बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का गुण पैदा हो गया। स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी संगठन में, नया संगठन है, नया डिपार्टमेंट है, जब वहां पर कोई जाता है तो उसको थोड़ा और लगता है, धीरे धीरे जो है वो उसमें ढल जाता है। तो ये ढलने की बात है।
काम करते करते व्यक्ति ढल जाता है, अपने आप को ढाल लेता है कि चलो अब मुझे चूंकि इसी डिपार्टमेंट में काम करना है, तो जो विवाद होंगे उसको निपटेंगे, जो भी होगा देखेंगे। तो ये है अनुकूलन, ठीक है। समझौतावादी शैली, समझौता करने वाली, जो भी विवाद हो उसको समझौते के द्वारा निपटा दिया जाए तुरंत, है ना। तो ये भी बहुत जल्दी विवाद को निपटाने की शैली है ना। इसमें जो है आपस में लोग कंप्रोमाइज करके, आपस में समझौता करके विवाद को जल्दी सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो इसको कहते हैं समझौतावादी शैली। तो ये 5 शैलियां जो है थॉमस किलमैन मॉडल में बताई गई हैं। 2 अलग अलग विचारक हैं, इन्होंने जो है ये मॉडल दिया हुआ है ना। हल्का हल्का डिटेल इसमें करना है, और ये डिटेल जैसा मैंने पहले ही बताया है कि आपको नोट्स में मिलेगा। मैंने यहाँ पर जो है हेडिंग दी है और उसका डिटेल नोट्स में दिया हुआ है। इसके बाद मेरी पार्कर फॉलेट का मॉडल है, मैंने अपने इनका नाम भी लिया था। इन्होंने जो है रचनात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया है ना, थ्योरी ऑफ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट दिया है इन्होंने। रचनात्मक संघर्ष का सिद्धांत उन्होंने दिया मेरी पार्कर फॉलेट का, और उसमें उन्होंने रचनात्मक संघर्ष को जरूरी बताया है। रचनात्मक संघर्ष को कैसे दूर किया जाएगा उसके तरीके भी बताए, है ना। इसमें मेरी पार्कर फॉलेट ने रचनात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया। सिद्धांत दिया है और संघर्ष को दूर करने के उपाय बताएं। ये उपाय हैं जो 5 यहां पर लिखे हुए हैं। पहला है वर्चस्व, इसको संप्रभुता भी बोलते हैं। संप्रभुता, वर्चस्व, एकीकरण, परिहार और दमन, ये 5 उन्होंने बताया। उन्होंने स्टार्टिंग में 3 ही दिए थे, मेरी पार्कर फॉलेट ने स्टार्टिंग में 3 दिए हैं, बाद में जो है 2 और इसमें ऐड किए गए, ठीक है। वर्चस्व का मतलब होता है किसी, मान लीजिए 2 लोगों के साथ कोई विवाद है, 2 लोगों के बीच विवाद है, तो एक को ज्यादा महत्व देना और एक जो कमजोर है, जो भी हो, कमजोर को जो है दबा करके उसके साथ समझौता करना, विवाद को खत्म करना। मतलब एक व्यक्ति जो ज्यादा पावरफुल है और एक व्यक्ति कमजोर है, तो जो ज्यादा पावरफुल है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके, जो कमजोर है उसको दबा करके उस पर वर्चस्व स्थापित करके और किसी तरीके से मामले को रफा दफा कराया जाता है, तो इसको बोलते हैं वर्चस्व। लेकिन ये तरीका जो है ये सही नहीं होता है, ये तरीका अस्थायी होता है। विवाद को सॉल्व करने का एक अस्थायी तरीका है। आज जो है वो दब गया, कमजोर है, दब गया, वो आगे पावरफुल हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये कैसा है, स्थायी हल नहीं है, ये अस्थायी हल होता है ना। इसमें किसी एक व्यक्ति को दबा करके, उसको डरा करके, धमका करके, दूसरे को ज्यादा महत्व दे करके समझौता करा दिया जाता है, विवाद खत्म करा दिया जाता है, विवाद को रफा दफा करा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं वर्चस्व, जो विवाद का एक अस्थायी तरीका है। इससे विवाद स्थायी रूप से हल नहीं होते हैं। दूसरा समझौता, इसमें दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना। दोनों पक्ष जो है कुछ अपने जो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं, उनको जो है उनमें समझौता करके और विवाद को खत्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं समझौता, कंप्रोमाइज। इंट्रीगेशन या एकीकरण, ये सबसे स्थायी तरीका है, सबसे ज्यादा इसको महत्व जो है फॉलेट ने दिया है। मेरी पार्कर फॉलेट जो है एकीकरण को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं और इसको सबसे स्थायी तरीका माना गया है विवाद हल करने का, सबसे स्थायी
देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही जो है पक्ष किसी तरह का कोई त्याग नहीं करते हैं, है ना। दोनों की भावनाओं का, दोनों की इच्छाओं का बराबर ध्यान रखा जाता है। किसी को जो है अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना पड़ता है, कुछ त्याग नहीं करना पड़ता है ना। दोनों को जो है बराबर महत्व देते हुए, दोनों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए जब समझौता किया जाता है तब उसको कहते हैं एकीकरण। इसका एग्जाम्पल, अगर व्यवहारिक एग्जाम्पल आपको देखना हो तो वो है लोक अदालत। लोक अदालत के जरिए इसको आप समझ सकते हैं। लोक अदालतों में जो समझौते होते हैं वो एक एकीकरण का एग्जाम्पल, ये मैंने सोचा है, ऐसा कहीं आपको मेरी बार का क्वालिटी नहीं बताया है, ये मैं बता रहा हूं कि मेरी ऐसी सोच है कि ऐसे हम उसको बता सकते हैं कि लोक अदालतों में जो समझौते होते हैं वो एकीकरण के माध्यम से होते हैं। और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो विवाद सॉल्व किए जाते हैं वो समझौते के जरिए होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है कुछ ना कुछ इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। हर पक्ष अपनी इच्छाओं का त्याग करके विवाद को खत्म करने का प्रयास करता है, लेकिन एकीकरण में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एकीकरण में दोनों पक्ष मिल करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए लोक अदालतें जो है ज्यादा सक्सेस मानी जाती हैं, और लोक अदालतों के जरिए जो विवाद सॉल्व होते हैं वो स्थायी रूप लेते हैं, उसमें जो है बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। पंचायत, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सॉल्यूशन होता है विवाद का वो स्थायी नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम आती है। हाई कोर्ट में मामला सॉल्व हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, चलते ही रहता है वो। सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहां पर पुनर्विचार याचिका लगती है, रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है, वहां पर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो एकीकरण जो है विवाद का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है ना। दोनों को किसी तरह का त्याग नहीं करना पड़ता है ना। दोनों को इच्छाओं का, दोनों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जब विवाद को सॉल्व किया जाता है तो ये तरीका एकीकरण का माना जाता है। इसके बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब होता है उसको अवॉइड करना, जो भी विवाद है उसको अवॉइड करना, उसके बीच में नहीं पड़ना, या उसको जो है निग्लेक्ट कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना, इसको बोला जाता है परिहार। तो ये भी एक तरीका है कि हमने जो विवाद है उस पर ध्यान ही नहीं, दिमाग में हमने उसका रखा ही नहीं है किसी तरह का कोई मैटर, है ना। तो इससे भी जो है विवाद नहीं बढ़ता है ना। विवाद हो गया है लेकिन हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, अवॉइड कर दिया, है ना। कई चीजें जो है अवॉइड करनी पड़ती हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छी होती हैं, लाइफ के लिए अच्छी होती हैं। तो यही तरीका है परिहार या अवॉइड करना। दमन का मतलब होता है कि इसको हम नियंत्रण भी कर सकते हैं, कि एक व्यक्ति पर नियंत्रण करके, एक व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति जो उसको डरा करके, धमका करके उसके साथ समझौता किया जाता है, तो उसको बोलते हैं दमन। उनकी इच्छाओं का दमन करके। ये वर्चस्व दमन लगभग सेम ही है ना। ये ज्यादा निगेटिव है उसकी तुलना में, दमन जो है ज्यादा निगेटिव माना जाता है वर्चस्व की तुलना में, है ना। तो इस तरीके से ये 5 तरीके मेरी पार्कर फॉलेट द्वारा बताए गए, जिसमें सबसे अच्छा तरीका उन्होंने एकीकरण को बताया, जो स्थायी तरीका होता है, इससे स्थायी हल निकलता है। इसके बाद आता है लिंडा पुटमैन और चारमाइन विल्सन मॉडल है। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग जो मैंने बताया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 विचारक हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया है। 3 इसमें इन्होंने तरीके बताए हैं इस मॉडल के अंतर्गत। लिंडा पुटमैन और चारमाइन विल्सन, इन्होंने जो है 3 तरीके बताए हैं विवाद को सुलझाने के। गैर टकराव, समाधान उन्मुख और नियंत्रण। ये वर्चस्व, देखो नियंत्रण वर्चस्व वही है। गैर टकराव का मतलब होता है किसी तरह का टकराव ना होना, दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच किसी तरह का टकराव नहीं होना, और जो भी उच्च पदाधिकारी कहता है उसको जो है मानने के लिए बाध्य होना दोनों पक्ष, उसको कहते हैं बाध्यकारी गैर टकराव, है ना। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते, जैसे उच्च पदाधिकारी ने कोई आदेश दिया तो वो दोनों पक्षों में लागू हो। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को उसने ज्यादा मात दिया है
दूसरे पक्ष को महत्व नहीं दिया है तो इससे विवाद बढ़ जाएगा। उनको लगे कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना। तो गैर टकराव का मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों पक्षों में कोई टकराव नहीं है। बाध्यकारी का मतलब यहाँ पर यह होता है कि उच्च पदाधिकारी ने जो भी दोनों पक्षों को आदेश दिया है वो दोनों पक्षों में बाध्यकारी होगा। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा और टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यह है समाधान उन्मुख। समाधान उन्मुख का मतलब होता है कि जो भी विवाद है उनका समाधान करने पर बल देना, किसी तरीके से उनके बीच विवाद को सुलझाना, इस पर बल देना, उसको कहते हैं समाधान उन्मुख या एकीकृत करना। एकीकरण वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा वही है लगभग। हमने मेरी पार्कर फॉलेट में एक पॉइंट एकीकरण वाला पढ़ा है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो उच्च पदाधिकारी होता है या उच्च संगठन होता है, निचले स्तर के जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके बीच जो विवाद चलते रहते हैं तो उनको सुलझाने के लिए समाधान का प्रयास करते हैं, उनको बैठ करके समझाते हैं कि भाई आपको झगड़ा नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, इस तरीके से जो है आपको विवाद को सुलझाना है। तो उसको बोलते हैं समाधान निकालने का प्रयास, समाधान उन्मुख। नियंत्रण या वर्चस्व, ये जो है नकारात्मक तरीका है, जैसे मैंने बताया है। एक व्यक्ति पर, एक पक्ष पर वर्चस्व स्थापित करके दूसरे पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जाता है और किसी तरीके से झगड़े को, विवाद को रफा दफा कराने का प्रयास किया जाता है। तो इसको बोलते हैं नियंत्रण। एक पर नियंत्रण ज्यादा है, एक पर नियंत्रण कम है। एक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, एक पर ज्यादा वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है, दूसरे पर ज्यादा वर्चस्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये एक अस्थायी तरीके से किसी भी विवाद को सुलझाने का तरीका होता है और ऐसे जो विवाद होते हैं वो जल्दी सुलझाए जाते हैं। तो जल्दी सुलझाने का तरीका है विवाद, क्योंकि इसमें दोनों बराबर पक्ष नहीं होते। एक पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, एक पक्ष को महत्व कम दिया जा रहा है। तो ये अस्थायी तरीका है, ये स्थायी तरीका है। यहाँ पर ये स्थायी है और ये अस्थायी, ऐसा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे आता है तकनीक, इसकी रणनीति, है ना। तकनीक रणनीति आपके सिलेबस में दी गई है। तकनीक महत्व 2 सिलेबस में दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है स्पष्ट संचार, क्लियर कम्युनिकेशन। मैंने जैसे कि बताया है कि विवाद का कारण, बड़ा कारण जो है संचार का ना होना है, कम्युनिकेशन गैप होता है। और संचार को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि संचार क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संचार की व्यवस्था बहुत प्रॉपर होना चाहिए संगठन में। तो जो है जब संचार प्रॉपर होता है, एक दूसरे से रेगुलर बातचीत होती है, तो विवाद को सुलझाने में ज्यादा आसानी होती है, विवाद आगे नहीं बढ़ता है। सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण का मतलब होता है कि सभी पक्षों की बात सुनना, है ना। जो 2 पक्ष हैं उनमें दोनों पक्षों की बात अगर सुनी जाए, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाद सुलझाने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, सक्रिय श्रवण का मतलब जो 2 पक्ष हैं जिनके बीच झगड़ा है, उन दोनों पक्षों की बात सुनना, अच्छी तरीके से सुनना और उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना, जिससे जो अपनी वो बात कह सकें, जिससे मामला समझ में आए कि भाई मामला क्या है। आप सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष की सुन ही नहीं रहे, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा भाई वास्तव में है क्या, प्रॉब्लम क्या है। तो दोनों पक्षों की अगर बात सुनी जाएगी और दोनों पक्षों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा, तो हमें जो है विवाद का कारण पता चलेगा और जब कारण पता चल जाएगा तो हम जो है उसका निवारण सही ढंग से कर सकते हैं। मध्यस्थता पर बल देना, यानी जो भी विवाद है उस विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना। कब, अगर जो है वो आपस में मिलकर के विवाद को नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन मध्यस्थता ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो। तो मध्यस्थता निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो मध्यस्थता जो कर रहा है वो बायस्ड है, एक पक्ष को ज्यादा महत्व दे रहा है, दूसरे पक्ष को महत्व नहीं दे रहा है, तो ऐसे में विवाद सुलझेगा नहीं और उलझ जाएगा, है ना। मुद्दे की पहचान करना, मुद्दे की पहचान करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी विवाद है उसका कारण पता लगाना, है ना। जो भी विवाद, जिस कारण से विवाद हुआ है उसकी पहचान करना, उसके कारण का पता लगाना, इसको बोलते हैं मुद्दे की पहचान करना। इसके बाद सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है दोनों पक्षों के प्रति सहानुभूति रखना, है ना। दोनों पक्षों
की समस्याओं को सुनना, समझना और उनका समाधान करना, इसको बोलते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। आप सब उसमें पढ़ते हैं एथिक्स में, सहानुभूति होती है, एक समानुभूति होती है ना। समानुभूति मतलब समान अनुभूति है ना। सामने वाला जिस तरह से अनुभव कर रहा है हम भी वैसा अनुभव करने लग जाते हैं, है ना। सामने वाले को दुख है तो हमारे आंसू निकल आते हैं, तो ये समानुभूति होती है। एम्पैथी इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी, है ना। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें ऐसा सीन आता है तो हमारे आंसू आ जाते हैं, तो ये है कि समानुभूति का एग्जाम्पल है। एक जैसा हम अनुभव करते हैं, सामने वाला जैसा अनुभव कर रहा है वैसा हम भी अनुभव करने लग जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं समानुभूति। सहानुभूति, सामने वाला परेशान है तो हम उसके लिए जो है कुछ करने का प्रयास करते हैं, हमारे मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि हम इसके लिए कुछ करेंगे, तो वो सहानुभूति होती है। ठीक है, तो सहानुभूति का मतलब ये होता है कि अगर व्यक्ति परेशान है, उसकी कोई समस्या है, तो उस समस्या के बारे में हम सोचें और उसके लिए समस्या को दूर करने का प्रयास करें। समझौता, दोनों में समझौता कराना, समझौते के द्वारा जो है हम इसको दूर कर सकते हैं किसी भी विवाद को। एकीकरण को मैंने बताया है कि दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए, दोनों की जो समस्याएं हैं, दोनों की जो इच्छाएं हैं, दोनों की जो भावनाएं हैं, उनका ध्यान रखते हुए उनके बीच समझौता कराना, उनको विवाद को खत्म करना। नियमित बैठकें, उनके बीच जो है उनकी जो बैठकें, जो भी विवाद हैं, जो जिन लोगों के बीच, जिस संगठनों के बीच विवाद हैं, उनकी रेगुलर बैठक आयोजित करना और उनकी बातों को सुनना। फिर मैंने एक तकनीक बताई है संघर्ष प्रबंधन की 6CS तकनीक। 6C, 6C है ना, संघर्ष प्रबंधन की 6CS तकनीक, इसके बारे में तो उसको कल ही करेंगे।